for anybody who's in United Kingdom who would like to go into entrepreneur visa. जी बिल्कुल, जिस तरह से जुलाई में जो भी चेंजेस आई हैं, जुलाई के चेंजेस के बाद बहुत सारे जो रूल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर जिन लोगों के पास पोस्ट स्टडी वर्क है उनको अब ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है वो इट्स नॉट दैट ईजी टू स्विच इनटू फ्रॉम पोस्ट स्टडी वर्क टू एंटरप्रेन्योर वीज़ा। तो अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको जो है 50,000 पाउंड की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्विच देयर पोस्ट स्टडी वर्क टू एंटरप्रेन्योर वीज़ा, इट्स नो लॉन्गर पॉसिबल नाउ। अब उनको जो है वो बहुत ही एक उनका स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनके थ्रू जाना पड़ता है और अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशंस उनको जाएंगी, आई थिंक दे विल बी वेस्टिंग देयर मनी, देयर सोर्सेज एंड देयर टाइम एज वेल। ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू बी ओवरस्टेयर इन दिस कंट्री, सो दैट्स व्हाई इट्स very important to understand what kind of changes there have been in order to assess the entrepreneur visa. उसके लिए सबसे पहले मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जो भी एप्लीकेंट हैं अपना एप्लीकेशन करना चाहते हैं स्विच पोस्ट स्टडी वर्क से एंटरप्रेन्योर वीज़े में, यू मस्ट आइदर consult to your solicitor or you have to go to website in order to get the most updates from the website in order to apply for entrepreneur visa. शुक्रिया शाजिया, ये हमारी चलती रहेगी डिस्कशन। कॉल आ रही से शामिल कर दें। हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो जी, कौन कहाँ से? हाँ जी सर, मैं सिंह बोल रहा हूँ साउथ से। जी जी मिस्टर सिंह, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप अपना सवाल बताएं। हाँ जी सर, मुझे ब्रिटिश के लिए अप्लाई करना था जी, और मैं ड्रंक ड्राइव हो गया था 2011 में। ठीक है, 2011 में क्या हुआ था जी, रिपीट कीजिएगा थोड़ा। हाँ जी, मोटर ऑफेंस था, ड्रंक ड्राइविंग, मोटर ऑफेंस। तो 36 मंथ का बैंड हुआ था मुझे। तो अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? आपको जो वो 36 मंथ्स जो हैं वो अभी कंप्लीट हो गए हैं? हाँ जी, हो गए इसी महीने जी। अगर आपके जो है वो 36 मंथ्स का जो आपको जो है वो बैन लगा हुआ था वो अगर आपके कंप्लीट हो गए हैं, 3 इयर्स आपके जो है यू जस्ट पास्ट दोज 3 इयर्स, देन यस यू कैन अप्लाई फॉर योर नेशनैलिटी इफ़ यू फुलफिल द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि इट कुड बी जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इन योर नेशनैलिटी एप्लीकेशन। लेकिन अभी आपको जो है वो अपनी दूसरे भी, फॉर एग्जांपल लाइफ इन द यूके है आपका, और इसके अलावा आपके जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जिस बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो हैं वो कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। इन रिलेशन टू द ऑफेंस rehabilitation period, yes you can apply for your nationality. और ये 3 साल का ही होता है? मतलब डिपेंड करता है कितना सवियर किसी का ऑफेंस है, किसी का 7 इयर्स का भी हो सकता है। अगर कोई प्रिजन में रहा है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कपल ऑफ इयर्स, देन 15 इयर्स का भी हो सकता है। लेकिन आपकी सिचुएशन में चूंकि आपको 36 मंथ्स का बैन लगा था, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। शुक्रिया फॉर द कॉल। अगेन व्यूअर्स से ये कहेंगे, हमारा ईमेल आपकी स्क्रीन पे आएगा, टेलीफोन नंबर भी आप ले सकते हैं फ्रॉम द कंट्रोल रूम इफ़ यू फील लाइक, जैसे अगर आपको कोई प्राइवेट बात करना है, देन वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट वन। Shazia, entrepreneur, let's just talk on this a little bit. On anybody going to the tier 1 entrepreneur your day, 3 years 4 months, okay, that's a normal visa used to be, and they could apply for extension as well for 2 years. Right, let's just talk about that. तो जो पोस्ट स्टडी जैसे आपने अभी मेंशन करा था, who's done post study work, they can switch into it. पोस्ट स्टडी वर्क का अभी उन्होंने सिर्फ 2 ऑप्शंस जो हैं वो छोड़ी हैं, जिसमें एक जो है वो किसी आप जो उनका सीड फंडिंग कंपटीशन का कोई डिपार्टमेंट है उनसे अगर एंडोर्समेंट वो करवा लेते हैं, और दूसरा जो है, जी बिल्कुल, दूसरा जो है वो ऑलरेडी अगर उनका यहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि उन्होंने रन किया हुआ, तो उसके बाद जो है वो उसमें वो स्विच कर सकते हैं। इसमें जो है वो थर्ड पार्टी फंडिंग अब बिल्कुल नहीं चलती, जिनके पास पोस्ट स्टडी
स्टडी वर्क का वीज़ा है, एंड दे हैव टू बेयर इन माइंड कि उनके जो अपने ओन फंड्स होते हैं अवेलेबल अपने बैंक में, उनके वो भी नहीं चलते. तो ये इनका डिफरेंट है, बिकॉज दे आर इनकरेजिंग दोज पीपल आइदर टू अप्लाई फ्रॉम देयर होम कंट्री, और दे हैव टू बी वेरी वेरी competitive and very very skilled person in order to apply, in order to switch from post study work to entrepreneur visa. But people who are in the tier 4 जैसे people in लेकिन जिनके ऑलरेडी फॉर एग्जांपल जिनके ऑलरेडी जो है वो लीव ग्रांट हो चुकी है, उनके लिए जो है वो अब एक्सटेंशन में वो वही रूल अप्लाई होंगे जब उन्होंने इनिशियल अपना एप्लीकेशन लिया था. एक्सटेंशन वो करवा सकते हैं, लेकिन जो नई स्विचिंग है उनकी, उसके लिए दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. Absolutely, I totally understand and agree with you. तुम्हारी बात बिल्कुल correct है. Let's just talk about, अगर आप इस फील्ड में करते हैं, you feel that you one of the students and you in the tier 4 में, and you got a general आपके पास question है, then please feel free to contact us. Second of all, अगर आपका कोई asylum issue है or humanitarian, that's another very important topic है, and we're going to discuss that. And also Shazia, domestic violence, we need to talk about that. तो अगर इस वक्त कोई views हमारे देख रहे हैं and they feel that marriage is broken down due to domestic violence, then we can help them. जी बिल्कुल. डोमेस्टिक वायलेंस एक इस तरह का इशू है कि जिनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, वो जो है ज़रूरी नहीं है कि उनको अपने पार्टनर के साथ जो है वो 5 साल इस मिजरेबल सिचुएशन में रहना पड़े. ऐसे लोग जो हैं वो 5 साल से पहले भी अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं, अनलेस अनटिल दे कैन प्रूव दैट देयर हैज़ बीन अ डोमेस्टिक वायलेंस इशू विद देयर फैमिली लाइफ. तो उनको इवन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, तो वो अपना जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन हेल्प देम आउट. थैंक यू शाज़िया. कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. एंड हु इज कॉलिंग? जी, माय नेम इज, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कार्डिफ. ओके, वेलकम टू द प्रोग्राम. इमिग्रेशन सर जी. यस, ओके, दिस इज लाइव ऑन द प्रोग्राम. आप अपना सवाल बताएं. कैन यू गिव अस योर क्वेश्चन प्लीज? जी सर, मेरा सवाल है कि हमने FLR एप्लीकेशन की 2012 में. ठीक है. 7 ईयर पे आपके ऊपर, बच्चों के भी आपके ऊपर. ओके. देखिए, जब आप बात करते हैं कि आपने 2012 में एप्लीकेशन किया था और वो आपने फैमिली के बिहाफ पे अप्लाई किया था, आप क्या ये थोड़ा बताएंगे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएंगे कि आपको यहाँ पर कितने साल हो गए थे या आपके बच्चों को यहाँ पर कितने साल हो गए थे? जी, मैं अपनी फैमिली के साथ 2005 में आया था, और मेरी एक बेटी थी जो भी 3-4 साल की थी तब. तो उसके बाद हमने 7 साल कंप्लीट होने के बाद 2012 में FLR एप्लीकेशन की थी बच्चे के बिहाफ के ऊपर. तो जो कि वो 2 महीने बाद में रिफ्यूज कर दी. फिर उसके बाद हम JR में गए. JR में कंसेंट लेटर साइन करने के बाद उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिया. उनके आप थोड़े ग्राउंड्स बताएंगे किस बेसिस पे उन्होंने रिफ्यूज किया था? बिकॉज इट मस्ट बी रिटन इन योर रिफ्यूजल नोटिस, क्योंकि इसमें ये है कि अगर आपने 7 इयर्स रूल पे उनका अप्लाई किया था, 2 चीज़ें इसमें आती हैं. पहली बात तो ये है कि जो बच्चे यहाँ पर बोर्न हुए हैं उनका जो है वो 7 इयर्स जब कंप्लीट होता है तब आप अप्लाई करते हैं, उन पे 7 इयर्स का रूल अप्लीकेबल होता है. और दूसरी बात आपको ये देखनी पड़ेगी कि अगर आपकी जो डॉटर है उस वक्त 4 इयर्स ओल्ड थी और उसके बाद वो इस कंट्री में आई है एंड शी हैज़ स्पेंड मोर देन हर हाफ ऑफ her life in this country, then on this rule you could have applied as well. जी, क्योंकि हमने उसके 7 इस कंट्री में कंप्लीट होने के बाद ही हमने किया था. तो जो कि उन्होंने नए रूल के आफ्टर 9 जुलाई के जो नए रूल है तो उसके हिसाब से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. तो फिर हम JR में गए, तो JR में उन्होंने कंसेंट ऑर्डर. इसमें आपकी बात से जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि आपने जो है वो ओल्ड रूल के तहत अप्लाई किया होगा, जिसमें डायरेक्टली आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो उसके लिए आप उनसे जो रिक्वेस्ट करते हैं. लेकिन नए रूल के मुताबिक चूंकि उन्होंने अंडर द इमिग्रेशन रूल्स ये सारी सिचुएशन कर दी हुई है, अब आप उनसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि आप उनसे लीव टू रिमेन के लिए कहेंगे, जो कि आपको इनिशियली वो 30 मंथ्स का लीव देंगे और उसके बाद जब एक्सटेंशन कराएंगे फिर आपको 30 मंथ्स का लीव अलग मिलेगा. आई एम श्योर कि आपके जो ग्राउंड्स गए थे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो लूप होल्स रह गया होगा. यू मस्ट कंसल्ट टू अ गुड सॉलिसिटर, और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर लुकिंग एट योर पेपर वर्क देन वी वुड बेटर बी एबल टू एडवाइस यू कॉम्प्रिहेंसिवली. थैंक यू वेरी मच. आपका शुक्रिया. इफ यू फील दैट यू गॉट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन और क्वेश्चंस, then feel free, आप हमें कांटेक्ट करें. I'll keep your question to the point, और आपसे ये रिक्वेस्ट होगी अगर आप चाहते हैं प्राइवेटली डिस्कशन, we can talk to you after the program. आप नंबर ले सकते हैं कंट्रोल रूम से.
Obviously Shazia, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ये जी ये जो जी डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात कर रहे थे, और डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारे ऐसे स्पाउस होते हैं जिनको बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, और वो जो इश्यूज़ हैं वो ना सिर्फ ये कि उनकी जो है वो घरेलू लाइफ को मुतासर करते हैं, बल्कि किसी को अगर बिहेवियरल कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं तो वो भी इस कंट्री में अलाउड नहीं होता। अगर इस सिलसिले में आपके पास जो है वो सोशल जो वेलफेयर वाले होते हैं उनकी आपके पास रिपोर्ट है, और अगर आपके पास पुलिस की रिपोर्ट्स हैं कि आपको जो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई आपके स्पाउस की तरफ से, और जो कि उनका बिहेवियर जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था, तो इस सिलसिले में फिर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी वीज़े की एक्सटेंशन में, बल्कि आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी अप्लाई करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल शाज़िया, कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन कहाँ से? जी मेरा नाम अली है, मैं जी अली साहब, आप अपना क्वेश्चन बताएंगे प्लीज। क्वेश्चन ये है कि मैंने FLRSP अप्लाई किया था 7 ईयर्स की बेस पे। अच्छा, 7 ईयर तो वो मेरा रिफ्यूज हो गया था, और फिर क्योंकि मैं यहाँ पे लीगली था तो मेरे जो हमें राइट ऑफ अपील मिला था। अब मेरी जो नेक्स्ट वीक जो है हियरिंग है फर्स्ट ट्राइब्यूनल में, तो मैंने ये पूछना है कि ये कोर्ट ऑफ अपील का जो डिसीजन आया है इसका हमारे केस पे क्या इफेक्ट होगा? नहीं, आप कौन से डिसीजंस की बात कर रहे हैं? आप जहां पर इनकम थ्रेशोल्ड मीट करने की बात कर रहे हैं 18,600 पाउंड की आप बात कर रहे हैं? नहीं, हमने बच्चे के बेस पे किया था 7 ईयर पॉलिसी पे। नहीं, आपने जो बच्चे की बेसिस पे तो आपको 7 ईयर्स रूल पे आपने अप्लाई किया, लेकिन अभी आपको इस चीज़ का किस चीज़ का मतलब फिक्र है, किस चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 16 जो कोर्ट ऑफ अपील के 3 डिसीजन थे, 3 बंदों के जो एक आई है 7 ईयर पॉलिसी पे कोर्ट ऑफ अपील से डिसीजन आया है, तो वो उसका जो है जो 7 ईयर के बच्चे हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा? देखें, हर एक के जो है वो बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, हर एक के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं। एज लॉन्ग एज यू कंप्लाई विद द इमिग्रेशन रूल्स रिक्वायरमेंट, और आपके जो हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, उसमें आपके जो पॉइंट ऑफ लॉ पे आप बहस करते हैं, आप 3 जजमेंट की बात करते हैं। आई थिंक देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट इन वन पॉइंट ऑफ लॉ, एंड एवरी जजमेंट इट्स डिफरेंट, बिकॉज जब आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जब आप उसमें जो पॉइंट ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसमें हर जज की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। आपको अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी एविडेंस गैदर करनी है, और ये देखना है कि आपके जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो कंडीशंस हैं वो सारी आप फुलफिल करते हैं। देन आपके जो सोलिसिटर हैं वो वहाँ पर पॉइंट ऑफ लॉ पे बहस करेंगे। आई होप यू शुड बी ऑल राइट इफ यू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। थैंक यू शाज़िया। अगेन व्यूअर्स से ये कहेंगे, अली साहब आप हमारे डिटेल्स आ रहे होंगे स्क्रीन पे, you give us a call, आप हमें email भेजें, we'll be more than happy because to help these you, areas are really complicated। और इसमें ये होता है कि जब तक आप प्रॉपर अपना सारा, हम यहाँ पर आपको जेनेरिक एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन जितना आपके जो पिछले ईयर्स एंड ईयर्स से आपके केसेस चल रहे होते हैं, जो आपके रिफ्यूजल आते हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, unless until we look at your the whole papers of bundle, we wouldn't be able to advise you comprehensively। I must give you advice to go to a good solicitor to take your papers so that you can get good advice। Yes, thank you Shazia। कॉल आ रही से शामिल करते हैं, कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। कौन कहाँ से? मेरा नाम जफर है, मैं ब्रैडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी जफर साहब, आप अपना सवाल करें। मैं 59 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरी इनकम सपोर्ट गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, इस रीजन के मेरे पास 15,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो मैं बरो गया, उन्होंने कहा जो कानून है वो 16,000 का, आपका 8,000 पाउंड लेस है, पर वो केस तो कर रहे हैं, पता नहीं 4 महीने रह गए बंद है मेरी इनकम। तो इसमें कानून का क्या, मैं कोई किसी सोलिसिटर से बात कर सकता हूँ या कोई आप एडवाइस देना चाहें? जी ज़रूर, आप अपने पेपर्स जो हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन में हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, तो आपके जो पेपर्स देखने के बाद हम आपके जो भी हेल्प कर सकते हुए वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मुझे आपका एड्रेस तो यहाँ नहीं आ रहा, टेलीफोन नंबर है ये, टेलीफोन में ये अभी जो है वो कंट्रोल रूम वाले ईमेल एड्रेस भी उसको डिस्प्ले कर देंगे, और बाद में आप कंट्रोल रूम से फ़ोन करके हमारा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। थैंक यू जफर साहब, आपका क्वेश्चन पास आ रहा है जी?
Again, आपका सवाल हमारे पास आ गए, don't worry, माशाल्लाह से इंशाल्लाह we'll try to help you. आप control room से हमारी details ले लें, we'll be more than happy to help you. Of course, Shazia, these are some of the issues, litigation, जिस अभी कॉल आई थी. इस तरह के बहुत सारे मिसलेनियस मैटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सम टाइम कम्युनिटी में ये होता है कि उनको बच्चों को स्कूल के मैटर्स में प्रॉब्लम होती है. स्कूल बोर्ड्स में हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं जहाँ पर उनको एक स्कूल में वो सब बच्चों का एडमिशन चाहते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिस्टेंसेस पे एडमिशन दिए जाते हैं, जबकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ड्राइव भी नहीं करते हैं और उसमें वो काम भी कर रहे होते हैं. उस दौरान उनके लिए इट्स नॉट पॉसिबल फॉर to leave their kids in different schools. तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, जिस तरह से अभी हमारे ये बुजुर्ग साहब थे, उन्होंने भी बताया कि उनकी जो इनकम सपोर्ट है वो बंद कर दी गई है, और ये भी सारे जो छोटे छोटे मैटर्स हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, एंड देन वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम आउट. Absolutely, बिल्कुल सही. Thank you, Shazia. Again, these are generic kind of questions. अगर generic हैं, we'll be more than happy to help you. And just feel free. आप ये सोचें, तो अगर आपके पास कोई detailed question है, then आप please हमें email पे भेजें. Otherwise, questions short रखें. That'll be very useful to us as well. Shazia, we were talking about ये domestic violence का, जैसे तुम अभी बता रही थी program के अंदर, the issue around that. They need to report to the police. They need to get such services involved. मेडिकल रिपोर्ट. और समटाइम अगर फॉर एग्जांपल ये लेडीज के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस आदमियों के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये खवातीन के साथ हो, लेकिन अगर खवातीन के साथ कोई इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का मसला आता है तो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाता है. अगर उनके पास अकोमोडेशन का मसला है, उनके पास अकोमोडेशन नहीं है, तो उनको जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है. तो ये सारे जो प्रूफ हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, ये सारे प्रूफ हमारे काम आते हैं, क्योंकि जितनी एविडेंस हमारे पास होएगी उतना ही उनका केस स्ट्रॉन्ग होएगा. अब यहाँ पे ऐसे भी मिसाल होते हैं जहाँ पे लेडीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ के अंदर वो रह रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बट नो एविडेंस, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करी, छोड़ के चली गई, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती. इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज व्हेन द एप्लीकेशन का फॉर डीवी का जब जाता है होम ऑफिस को, तो दे नीड टू सी एविडेंस. तो वही बात करते हैं, कुछ लोगों को जो है वो अवेयरनेस नहीं होती है, कुछ लोग जो हैं वो घर के प्रेशर की वजह से कहीं रिपोर्ट नहीं कर पाते, और उनके जो इश्यूज होते हैं वो खुद ही उसमें कुड़ते रहते हैं उन इश्यूज पे. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ को ख़राब करने की बजाय आप यहाँ पर जो प्रॉपर सिस्टम है उनको यूज़ करें, और उस सिस्टम के तहत आप अपनी जो भी रिपोर्ट करवाते हैं, बाद में जो सोलिसिटर है वो किसी भी वक्त, अगर आपने रिपोर्ट करवाई होती है तो बाद में किसी भी वक्त उसकी कॉपीज़ जो है वो ऑब्टेन की जा सकती है. थैंक यू शाज़िया. अगेन मैं तुमसे जो बात, हमारी जो व्यूज़ को ये बताने का मैसेज है, that they need to report to the police, they have to make a medical doctor GP record होना है to show अगर domestic violence, it's all based on evidence. Hearsay, but in the end you need to have the evidence. That is why it's important. एक कॉल आ रही है शामिल, and I'll talk to you in a minute. जी, hello. Hello, welcome to the program. Hi, I just had a quick question. Basically, we were granted a discretionary leave, a 3-year discretionary leave. Okay. Based on our kids being here 7 years. Okay. Which is due to expire now. I wanted to know whether I should apply for indefinite leave or an extension for 3 years. Now you will apply for another extension, because once you are granted for 3 years leave to remain, then you have to apply for extension next time. So once you've spent your 6 years in this country, then you will apply for indefinite leave to remain. ठीक है जी? Thank you. Thank you for your call. These are very people होता है ये शाज़िया, a lot of confusion. 3 years or 7 year rule है, it's a discretionary leave. जी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर 7 years rule है तो इसका मतलब ये कि डायरेक्टली हो सकता है कि उनको indefinite leave to remain जो मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आपके even though your child complies with the 7 years rule requirement, आपके child को भी जो है वो leave to remain पहले मिलेगा 3 years के लिए, maybe 30 months के लिए, और पेरेंट्स को भी 30 मंथ्स के लिए मिलेगा. लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान में रखना है कि अगर स्पाउस जो है वो ब्रिटिश है, स्पाउस जो है वो इनकम अर्न कर रहा है, तो फिर वो दूसरे रूट के जरिए जाएंगे, स्पाउस वीजा के रूट पे, फिर वो बच्चे का 7 इयर्स रूल को उसका बेनिफिट नहीं ले सकते. दिस इज वेरी वेरी यू कैन से डिस्क्रीट एंड फाइन लाइन बिटवीन द इश्यूज, सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन दे मेक एप्लीकेशन, और सब चीजें जो हैं वो ग्राउंड्स जो हैं वो कवर लेटर में वेरी वेरी प्रिसाइसली लिखी होनी चाहिए. बिल्कुल सही है. वेरी गुड. कॉल को शामिल करते हैं. हेलो. Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear you loud and clear. Can we have your name, please? Yes.
My question is, I have discretionary leave to remain. Okay, discretionary leave to remain. Which was on 2013 October. 2013. And, can I just ask you, discretion leave on yes. what basis? What basis did you get the discretion leave? I applied for it was asylum, and then they gave me discretionary leave to remain in 2013 October. Okay. And I have 4 children. One of my child will be 7-year-old. He was born in this country. He'll be 7-year-old by June 2015. My question is, I have a discretionary leave until 16 February. Okay. So will I apply for extension, or will I apply for indefinite leave to remain? देखिए अगेन एज वी जस्ट डिस्कस्ड नाउ कि आपको जो है वो डिस्क्रिशनरी लीव का जिस तरह से आपको 3 years मिला था, इट्स बेटर फॉर यू टू अप्लाई फॉर अनदर एक्सटेंशन बिकॉज वी जस्ट एक्सप्लेन्ड कि इवन बच्चों को 7 years हो जाते हैं इस कंट्री में, इट डजंट मीन कि आप क्वालिफाई हो जाते हैं डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। फिर भी आपको जो है वो आपको लीव टू रिमेन ही इस कंट्री में मिलती है विच वुड बी फॉर 30 months टाइम। अगर आप उस रूट पे जाएंगे तो उस रूट के ज़रिए आपको हो सकता है कि ज़्यादा सफ़र करना पड़े बिफोर यू कैन गेट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो इट्स बेटर फॉर यू टू स्टिक विद योर करंट लीव एंड अप्लाई फॉर योर एक्सटेंशन। वंस you get 2, for example 1 leave to remain and 1 extension, after 6 years you should be able to get your indefinite leave to remain. Just forget about 7 years rule. Very good, thank you Shazia. Thank you. Thank you. Thank you viewers and see you again. Please have the questions short, again to the point, again we could be more than happy to take many questions and calls. Thank you. Shazia, ये अभी discussion चल रही थी, domestic violence is very important, and you've mentioned a number of times that the reports are important and Home Office needs to see evidence. Now, जब खवातीन ladies need रखेंगे evidence, this is going to be a major problem. Yeah. We need to make that clear that they need to report the evidence. You know, so need to have evidence. जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ये डोमेस्टिक वायलेंस, अल्लाह ना करे किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो। सबसे पहले तो हमारी ये दुआ है कि आपके घर जो है वो बसते रहें, लेकिन अगर किसी को कोई टेंशन होती है देन यू शुडंट बी सफर्ड, योर लाइफ शुडंट बी सफर्ड। देन आपको जो प्रॉपर सिस्टम है उसके तहत अपने रिपोर्टिंग सिस्टम को कंप्लाई करना है। और उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्पाउस इस कंट्री में देखा है कि वो नहीं चाहते कि उनके मियाँ या उनकी बीवी के जो है वो यहाँ पर वीज़े लगे या एक्सटेंशन मिले या उनका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो जाए, और जिस वक्त उनका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की बारी आती है या जिस वक्त उनका सिटीज़न की बारी आती है उस वक्त कोई ना कोई वो झगड़ा क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो होम ऑफिस को रिपोर्ट कर सके और ताकि वो किसी तरीके से उनका वीज़ा ना लग सके। तो दैट्स हियर वी आर जस्ट एडवाइजिंग